हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 9 एम.कॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर NEP 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे मॉड्यूल 1 यूनिट 1 इंडियन AS 33 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का लेक्चर था लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे। वो टर्म्स आपको जब याद रहेगा तभी आप इंडियन एएस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के ईपीएस होते हैं। एक बेसिक होता है और एक डाइल्यूटेड होता है। तो ये लेक्चर इसी के बारे में रहेगा कि बेसिक ईपीएस क्या है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कि देयर आर अर्निंग पर शेयर मेजरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। दो टाइप का कैटेगरी है, एक बेसिक ईपीएस बोलते हैं और दूसरा है डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक ईपीएस क्या होता है। तो फॉर्मूला दिया है, इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या लेना है आपको? प्रॉफिट लेना। कौन सा प्रॉफिट? जो इक्विटी शेयर होल्डर को दे। याद रखना, अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी में फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू ही निकलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा, तो उसका प्रॉफिट लेने का जो उसको मिलेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से करने का, तो आपको अर्निंग पर शेयर आएगा। तो लॉजिक देखो आप इसका, ईपीएस का फॉर्मूला ये क्यों ऐसा क्यों बनाया है? तो नाम में लिखा है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना अर्न कर रहा है। अर्न मतलब अर्निंग, तो आप प्रॉफिट ही लोगे ना, तो प्रॉफिट इज योर एक्चुअल अर्निंग। लेकिन कौन सा प्रॉफिट? जो इक्विटी शेयर होल्डर को दो। और इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट देते हैं? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने का और उसके अंदर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का। क्या माइनस करने का? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ऑल्सो ए ओनर, लेकिन वो एक्चुअल ओनर नहीं होते, वो को ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर्स। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि उसने कितना कमाया। इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने का और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको आपको न्यूमरेटर पे लेना है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये निकालना सीखेंगे वेटेड एवरेज क्या होता है। बस अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे उससे डिवाइड करने का आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बिलोंग करता है वो प्रॉफिट लेने का डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देने का आंसर आ जाएगा बेसिक ईपीएस। ठीक है, अब इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें क्या लेने का? तो पहले आप लेने का प्रॉफिट और उसका एडजस्ट करने का डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने बताया था। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस करो, फिर क्या एडजस्ट करने का? अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड दो टाइप का होता है। देखो, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको एक साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यूमुलेटिव मतलब जमा होते रहता है। अगर एक साल नहीं पे किया कंपनी ने तो वो अगले साल उतना जुड़ जाता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव होता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड और क्यूमुलेटिव, तो दोनों में से कोई एक आएगा आपको क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस डिविडेंड इतना है। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है व्हेन इट इज़ डिक्लेयर, जब डिक्लेयर करेंगे तभी माइनस करना। डिक्लेयर नहीं किया तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है ना, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर तो आएगा नहीं। तो जब डिक्लेयर किया कंपनी ने तभी माइनस करो, नहीं किया तो नहीं करने का। लेकिन क्यूमुलेटिव कैसा है? ये डिक्लेयर हो या ना हो, डिक्लेयर हो या ना हो, आपको माइनस करना है प्रॉफिट में से। इधर दिया ना, वेदर डिक्लेयर और नॉट, प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। तो अगर डिक्लेयर हुआ प्रॉफिट में से माइनस किया तो भी चलेगा, नहीं डिक्लेयर हुआ तो भी माइनस करना, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। अभी नहीं माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर तो माइनस करना ही पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि क्यूमुलेटिव है तो चाहे डिक्लेयर करे या ना करे आपको माइनस करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2000 अभी चल रहा है 24-25, तो 2024-25 में क्यूमुलेटिव डिविडेंड था जो डिक्लेयर नहीं हुआ। एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपया, ठीक है, क्यूमुलेटिव है, उसको उन लोग ने डिक्लेयर नहीं किया, तो 1 लाख रुपया आपको 25-26 में पे करना पड़ेगा। बराबर है। तो आप क्या करोगे? 24-25 में ही 1 लाख को एडजस्ट कर दोगे प्रॉफिट में। फिर आप 25-26 में जब एक्चुअल में इसको पे करेंगे ना, तो तब उसको फिर प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना। इसलिए देखो यहाँ पे दिया है नॉट टू एडजस्ट इन द ईयर
प्रॉफिट व्हेन डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस वर एक्चुअली पेड। तो जिस साल पे करेंगे ना उस साल में फिर माइनस नहीं करने का। तो अगर क्यूमुलेटिव वाला होगा तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, अज्यूम करते हैं कि डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसी साल में माइनस कर दो। फिर उसको अगर एक्चुअल में नेक्स्ट ईयर में पे करोगे तो वो टाइम पे उस प्रॉफिट में, उस साल के प्रॉफिट में माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे बोला ना, नॉट टू एडजस्ट इन द ईयर्स प्रॉफिट व्हेन डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वर एक्चुअली पेड। जिस साल में पे करेंगे उस साल में माइनस नहीं करने का, अगर पहले आपने उसका बेनिफिट लिया है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे जो पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्ट प्रॉफिट विद द प्रीमियम। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम भी भरना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो वो प्रीमियम को भी एडजस्ट करो प्रॉफिट के अंदर, तब जाके आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट बचा है इसके अंदर, ये सब एडवांस है, इंडियन एएस है, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक्स में से रेफ़र किया गया है, इसलिए इसके अंदर जितना हो सका है हम लोग ने डीप में बताया। अभी जैसे लास्ट पॉइंट दिया, अगर प्रेफरेंस शेयर वर इशूड एट ए डिस्काउंट और प्रीमियम, डिस्काउंट या प्रीमियम पे एडजस्ट मतलब इशू किया है, तो डिविडेंड इज टू बी पेड इन फ्यूचर पीरियड, देन द करंट ईयर प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड और एमोटाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स को आप है ना डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू करते हो और उसके ऊपर कोई भी डिविडेंड नहीं पे करते, और डिविडेंड पे होगा एकदम फ्यूचर के अंदर। डिविडेंड जो पे होगा वो फ्यूचर में पे होगा। अब फ्यूचर में पे होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज खरीदा और 5 साल के बाद आपको डिविडेंड उतना पे करेंगे, तो वो जब 5 साल का डिविडेंड आपको मिलेगा ना 5 साल के बाद, उसको वो 5 साल को एमोटाइज करने का, एमोटाइज मतलब हर साल कितना हो सकता है उतना माइनस करने का। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, जब प्रॉफिट ये वाला कैलकुलेट करोगे ना, तो ये कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो ये तो पहला पार्ट हो गया न्यूमरेटर। अब हम लोग इसका देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, वेटेड एवरेज नंबर है, तो हम लोग देखें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड कैसे निकालते हैं। पहला, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितना है वो दिखाओ। फिर इक्विटी शेयर बॉट बैक, बॉट बैक मतलब बायबैक किया है, तो वो माइनस करने का, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स होंगे उसमें से बॉट बैक करेंगे ना, तो ये जो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने शेयर इशू कर दिया, अब उसी में से इशू कर दिया तो किसी लोगों को इशू किया होगा ना, अब उसमें से कुछ लोगों का बायबैक कर लिया, बायबैक है तो माइनस कर देने का। मल्टीप्लाइंग बाय टाइम वेइंग फैक्टर, ये मैं बताऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि टाइम से कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको। फिर हम लोग एडजस्ट कर देंगे ऐड इशूड ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय टाइम वेइंग फैक्टर। तो जब इक्विटी शेयर इशू हुआ ऐड करने का, आपके पास 100 शेयर्स है, मतलब एज ए कंपनी आपने 100 शेयर्स इशू किया, अब 100 में से आपने 20 वापस बायबैक कर लिया, भाई नहीं 20 दे दो, तो बायबैक है तो माइनस हो जाएगा, तो बचे कितना 80। फिर इक्विटी शेयर इशू ड्यूरिंग द पीरियड, और कुछ इशू किया, क्या समझो 40 इशू किया, तो 40 नहीं 50 ले लो, तो कितना बनेगा 80 पहला था 50 अभी आया, तो 130 हो गया। आई बात समझ में? और लास्ट में आपका इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा ये वाला। तो ये समझ में आया बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में, एकदम बेसिक डिटेल था। तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब कुछ पॉइंट है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, नंबर्स चेंज होते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर विदाउट चेंज इन वैल्यू। मतलब आपका कैपिटल समझो 1 लाख है, तो वो 1 ही लाख रहेगा, लेकिन पहले आपका शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000 10 रुपये के हिसाब से, अब वो नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है 1 लाख का अलग हो जाए, लेकिन वो जो 10 रुपये का है वो 1 का हो जाए, 8 आने का हो जाए, 25 पैसे का हो जाए, लेकिन ये जो वैल्यू रहेगी ना 1 लाख वो उतनी ही रहेगी। तो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर विदाउट द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल कब होता है, नंबर में चेंजेस हो गया लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। 1 लाख के शेयर है तो 1 ही लाख रहेंगे, तो क्या, जब बोनस शेयर इश्यू होता है जिसको स्टॉक डिविडेंड भी बोलते हैं, जब राइट इश्यू होता है, फिर शेयर स्प्लिट होता है या रिवर्स शेयर स्प्लिट जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, इन सिचुएशन में आपका नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा, अमाउंट चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? इन चीज़ों में नंबर चेंज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बेसिक अर्निंग पर शेयर का, तो ये आप इसको गो थ्रू कर लो। फार्मूला याद रखना क्योंकि फार्मूला यूज़ करेंगे, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।